हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता तिवारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम प्राचीन भारत के इतिहास के बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, उसी तरह आज भी हम प्राचीन भारत के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है राष्ट्रकूट वंश। आप लोगों को याद होगा तो पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रकूट वंश तथा दक्षिण भारत पर शासन करने वाले 4 वंशों के बारे में पढ़ा था, जो कि थे पल्लव वंश, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें थे वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य तथा कल्याणी के चालुक्य। उसके बाद थे राष्ट्रकूट वंश तथा चोल वंश। पहले 2 वंशों पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बारे में हमने पिछली वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज हम दक्षिण भारत के तीसरे वंश राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रकूट वंश क्या था, उस पे शासन करने वाले शासक और शासनकाल तथा वहाँ की स्थापत्य कला, धर्म और प्रशासन व्यवस्था के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले कि राष्ट्रकूट वंश के शासक एवं शासनकाल। माना जाता है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश ने शासन किया था, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश माना जाता है। शासकों के नाम एवं शासनकाल। सबसे पहले शासक थे राष्ट्रकूट वंश पे शासन करने वाले दंती दुर्ग, जिन्हें की बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था, और उनका शासनकाल 736 से 756 ईस्वी पूर्व तक था। दूसरे शासक हैं कृष्ण प्रथम, जिनका शासनकाल 756 से 772 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। फिर हैं गोविंद द्वितीय, जिनका शासनकाल 773 से 780 ईस्वी तक माना जाता है। ध्रुव धारावर्ष, जिनका शासनकाल 780 से 793 ईस्वी तक माना जाता है। गोविंद तृतीय, जिनका शासनकाल 793 से 814 ईस्वी तक माना जाता है। अमोघ वर्ष प्रथम, जिनका शासनकाल 814 से 878 ईस्वी तक माना जाता है। कृष्ण द्वितीय, जिनका शासनकाल 878 से 915 ईस्वी तक माना जाता है। फिर हैं इंद्र तृतीय, जिनका शासनकाल 915 से 917 ईस्वी तक माना जाता है। अमोघ वर्ष द्वितीय, जिनका शासनकाल 917 से 918 ईस्वी माना जाता है। गोविंद चतुर्थ, जिनका शासनकाल 918 से 934 ईस्वी तक माना जाता है। अमोघ वर्ष तृतीय, जिनका शासनकाल 934 से 939 ईस्वी तक माना जाता है। कृष्ण तृतीय, जिनका शासनकाल 939 से 967 ईस्वी तक माना जाता है। खोटिग अमोघ वर्ष, जिनका शासनकाल 967 से 972 ईस्वी तक माना जाता है। फिर हैं सबसे अंतिम शासक, जो कि हैं कर्क द्वितीय, और इनका शासनकाल 972 से 973 ईस्वी तक माना जाता है। इन शासकों और शासनकाल के बारे में मैंने आपको बताया। ये मैंने आपको एक लाइन वाइज इसलिए भी बताया क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि परीक्षा में हमसे शासक के बारे में पूछ लिया जाता है और उसका शासनकाल पूछ लिया जाता है, तो ये चीजें इनके द्वारा याद रखी जा सकती हैं। राष्ट्रकूट राजवंश का परिचय। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि नर्मदा नदी के दक्षिण पर राष्ट्रकूट राजवंश ने शासन किया था और ये एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश माना जाता था। राष्ट्रकूट राजवंश का काल दक्षिणापथ के इतिहास में सर्वाधिक
गौरवशाली का काल था। इस वंश के प्रतापी राजाओं ने समूचे भारतवर्ष में विजय हासिल की। दक्षिण के चोल ने भी राष्ट्रकूट राजवंश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 18वीं सदी में मराठों के उदय के पहले दक्षिणापथ के किसी भी अन्य राजवंश ने राष्ट्रकूटों के समान भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा की है। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी मयूरखिड़ी थी, परंतु बाद में इनकी राजधानी मान्यखेत बन गई, जिसका आधुनिक नाम मालखेड़ा है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अर्थात राष्ट्रकूट राजवंश की जो पहली राजधानी थी वो मयूरखिड़ी थी, जो कि दंती दुर्ग के समय में थी। लेकिन राष्ट्रकूट राजवंश के एक शासक अमोघ वर्ष हैं जिन्होंने की अपनी राजधानी मान्यखेत स्थानांतरित कर ली थी। राष्ट्रकूट वंश की राजकीय भाषा कन्नड़ एवं संस्कृत थी तथा राष्ट्रकूट वंश में कुल 15 राजा हुए, जिन्होंने 735 ईस्वी से 982 ईस्वी के मध्य में शासन किया था। अब है राष्ट्रकूट वंश के ऐतिहासिक स्रोत। सबसे पहले हैं एलोरा अभिलेख। यह अभिलेख दंती दुर्ग के समय का है। इससे हमें राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सामंतगढ़ लेख, यह भी दंती दुर्ग के समय का ही अभिलेख है। इससे हमें दंती दुर्ग के शासनकाल के बारे में पता चलता है। बड़ौदा अभिलेख, यह कृष्ण प्रथम का है, जिससे हमें कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा मंदिर के निर्माण के बारे में पता चलता है। नौसारी अभिलेख, यह अभिलेख इंद्र तृतीय का है। राष्ट्रकूट वंश के शासक। अब हम राष्ट्रकूट वंश के शासकों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हैं दंती दुर्ग। दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक तथा एक शक्तिशाली शासक माना जाता था। दंती दुर्ग का एक सामंत के रूप में शासनकाल 735 से 753 तथा एक स्वतंत्र राजा के रूप में शासनकाल 753 से 758 तक माना जाता है। दंती दुर्ग के द्वारा ही वातापी बादामी के अंतिम चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। इसलिए दंती दुर्ग को ही राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। ये जो वातापी और बादामी के चालुक्यों की बात की गई है, मैं आपको बता दूं कि हमने पिछली वीडियो में इन चालुक्यों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग पिछली मेरी वीडियो को देख सकते हैं। दंती दुर्ग को चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय के द्वारा पृथ्वी वल्लभ की उपाधि प्रदान की गई थी। दंती दुर्ग ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की भी उपाधियां धारण की थी। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मयूरखिड़ी महाराष्ट्र में बनाई थी तथा दंती दुर्ग ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिरण्यगर्भ दान महायज्ञ का आयोजन करवाया था, जिसे महादान के नाम से भी जाना जाता है। अब राष्ट्रकूट वंश के दूसरे शासक कृष्ण प्रथम थे। दंती दुर्ग का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उनके भाई कृष्ण प्रथम को सिंहासन पर बैठना पड़ा था और कृष्ण प्रथम इस वंश के बहुत ही योग्य और शक्तिशाली शासक माने जाते थे। कृष्ण प्रथम दंती दुर्ग के उत्तराधिकारी थे। इनका शासनकाल 758 से 773 ईस्वी के मध्य में था। कृष्ण प्रथम ने वातापी
बादामी के चालुक्य वंश को पूर्ण रूप से समाप्त करके सारे चालुक्य वंश पर अधिकार कर लिया था। कृष्ण प्रथम ने मैसूर के गंग साम्राज्य को भी अपने अधीन कर लिया था तथा कृष्ण प्रथम के द्वारा चांदी के सिक्के चलवाए गए थे तथा कृष्ण प्रथम ने राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जितने भी शासकों की मैं आप लोगों को उपाधियाँ बताती जा रही हूँ उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अक्सर हमारी परीक्षा में शासकों की उपाधियाँ भी पूछ ली जाती हैं। कृष्ण प्रथम के द्वारा ही एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था तथा एलोरा की गुफाएं आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं, जिसमें कुल 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू एवं 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं और यूनेस्को के द्वारा इन्हें विश्व धरोहर स्थल माना गया है। गोविंद द्वितीय कृष्ण प्रथम के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। गोविंद द्वितीय का शासनकाल 773 से 780 ईस्वी के मध्य था। गोविंद द्वितीय ने वेंगी के चालुक्य राजाओं को पराजित किया था। ढुलिया दानपत्र लेख के अनुसार गोविंद द्वितीय ने नासिक और खान देश का शासन अपने छोटे भाई ध्रुव को सौंपा था। अब है ध्रुव निरूपम, जो कि गोविंद द्वितीय के छोटे भाई थे और इनका एक अन्य नाम धारावर्ष भी था। ध्रुव निरूपम का शासनकाल संभवतः 780 से 793 ईस्वी के मध्य था। ध्रुव ने पल्लव वंश के राजा दंतीवर्मन, वेंगी के चालुक्य राजा विष्णुवर्धन चतुर्थ, प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज और बंगाल के पाल वंशीय राजा धर्मपाल को पराजित किया था। ध्रुव ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा भी लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद कन्नौज पर ना तो ध्रुव का अधिकार था और ना ही प्रतिहार राजा वत्सराज का अधिकार था। अब यहाँ पे हमने त्रिपक्षीय संघर्ष की बात की है, तो चलिए आइए थोड़ा सा त्रिपक्षीय संघर्ष को भी समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या था। कन्नौज राज्य पे तो 3 शक्तिहीन जो मतलब राज्य थे वो शासन करते थे तथा उसी समय 3 महाशक्तियां भी थी, जो कि थी प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों का आपस में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 200 वर्षों तक संघर्ष चला था और अंत में प्रतिहार वंश ने विजय पाई थी और कन्नौज पर आधिपत्य कर लिया था। इसी को कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। राधेनपुर लेख के अनुसार ध्रुव के 4 पुत्र थे, जिनके नाम हैं स्तंभ, कर्क, गोविंद व इंद्र। गोविंद तृतीय का शासनकाल संभवतः 793 से 814 ईस्वी के मध्य माना जाता है। गोविंद तृतीय ने अपने पिता की ही तरह त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और इसमें गोविंद तृतीय की जीत भी हुई थी। अमोघ वर्ष प्रथम का शासनकाल संभवतः 814 से 878 ईस्वी के मध्य में था तथा अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा ही मान्यखेत, जो कि जिसका आधुनिक नाम मालखेड़ा है और यह कर्नाटक में स्थित है, को बसाया गया था। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि जो दंती दुर्ग थे उन्होंने मयूरखिड़ी राजधानी बताई थी तथा अमोघ वर्ष ने अपनी राजधानी मान्यखेत स्थानांतरित कर ली थी।
अमोघ वर्ष प्रथम के गुरु जैन आचार्य जिनसेन थे। अमोघ वर्ष प्रथम के दरबार में आदि पुराण के रचयिता जिनसेन, अमोघ वृद्धि के रचयिता साकायान और गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य रहते थे। अमोघ वर्ष प्रथम ने जल समाधि के द्वारा अपने प्राणों को त्याग किया था। कृष्ण द्वितीय अमोघ वर्ष प्रथम के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे और इनका शासनकाल 878 से 914 के मध्य था। कृष्ण द्वितीय का संपूर्ण शासनकाल चालुक्य वंशीय राजाओं के साथ संघर्ष में बीता था और कृष्ण द्वितीय ने मालवा व काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की थी और कृष्ण द्वितीय को राष्ट्रकूट वंश का निर्बल राजा माना जाता है। इंद्र तृतीय का शासनकाल संभवतः 914 से 927 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण करके खूब लूटपाट मचाई थी। इंद्र तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध अरब यात्री अलम सूदी ने भारत यात्रा की थी और उन्होंने अपने लेखों में इंद्र तृतीय को भारत का सबसे अच्छा राजा बताया था। इंद्र तृतीय के बाद अमोघ वर्ष द्वितीय गोविंद चतुर्थ और अमोघ वर्ष तृतीय राजा हुए, परंतु इनमें से कोई भी राजा शक्तिशाली नहीं हुए थे। कृष्ण तृतीय का शासनकाल 939 से 967 ईस्वी के मध्य था। कृष्ण तृतीय के द्वारा अकाल वर्ष की उपाधि धारण की गई थी। कृष्ण तृतीय ने कांची और तंजौर पर विजय प्राप्त करने के बाद तंजय कोंड की उपाधि धारण की थी। कृष्ण तृतीय ने चोल वंशीय राजा परांतक प्रथम को पराजित कर रामेश्वर में एक सुंदर मंदिर और एक विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। कृष्ण तृतीय के दरबार में शांति पुराण के रचयिता पौत्र रहते थे और कृष्ण तृतीय को राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शक्तिशाली तथा महान राजा माना जाता है। कृष्ण तृतीय के बाद खोटिग या अमोघ वर्ष चतुर्थ राजा हुए, जिनका शासनकाल 967 से 972 के मध्य था। कर्क द्वितीय का शासनकाल 972 से 975 माना जाता है। कर्क द्वितीय एक निर्बल राजा थे और उनके शासनकाल में राष्ट्रकूट साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया था। इसी का फायदा तैलप द्वितीय ने उठाया था। अलम सूदी ने राष्ट्रकूटों की बड़ी प्रशंसा की है और उसने इनकी तुलना विश्व के 4 शासकों से की है, जो कि हैं बगदाद के खलीफा, चीन और कुस्तुनतुनिया के शासक। अब हम राष्ट्रकूट राजवंश के शासन प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को याद होगा तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने वर्धन साम्राज्य के शासन प्रबंध और गुप्त साम्राज्य के शासन प्रबंध के बारे में भी पढ़ा था। आज हम राष्ट्रकूट राजवंश के शासन प्रबंध को पढ़ेंगे, जो कि उन दोनों शासन प्रबंध से मिलता जुलता शासन प्रबंध है। इसलिए आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं। राष्ट्रकूट शासन में राजा की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सर्वोच्च होती थी, जो कि हमने गुप्त साम्राज्य के शासन प्रबंध और वर्धन साम्राज्य के शासन प्रबंध में भी पढ़ा था। अर्थात शासन में जो राजा की स्थिति थी वो बहुत ही सर्वोच्च थी, मतलब सारी शक्तियां राजा के हाथों में ही होती थी। आज भी आधुनिक समय में भी कई देशों में राजशाही देखी जाती है। राजाओं ने कुछ उपाधियां भी धारण की थी, जो कि ये हैं, जिसमें है महाराजाधिराज, परम भट्टारक जैसी उच्च सम्मान
परक उपाधियां के अतिरिक्त राष्ट्रकूट शासक धारावर्ष, जो कि ध्रुव निरूपण शासक ने धारण की थी, अकाल वर्ष, सुवर्ण वर्ष, विक्रमांक लोक, जगंतुक जैसी व्यक्तिगत उपाधियां भी धारण करते थे। राजपद अनुवांशिक होता था। राजा का बड़ा पुत्र ही युवराज बनता था, जो राजधानी में रहते हुए अपने पिता की प्रशासनिक कार्यों में सहायता करता था। राजपद अनुवांशिक होता था, अर्थात अनुवांशिक का मतलब ये होता है कि एक ही परिवार से पिता के बाद पुत्र, फिर उसके पुत्र का शासन की सत्ता को संभालना, तथा जो बड़ा बेटा होता था वह राजा के साथ सैन्य अभियान पर भी जाता था और छोटे बेटे को राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। सामंत, राजदूत, मंत्री, सैनिक तथा असैनिक अधिकारी, कवि, वैद्य, ज्योतिषी आदि नियमित रूप से राज्यसभा में उपस्थित होते थे। सम्राट मंत्री परिषद की परामर्श से कार्य करता था। ये हमने गुप्त साम्राज्य और वर्धन साम्राज्य में भी मंत्री परिषद को पढ़ा था, तथा आज हमारे आधुनिक समय में भी शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद का उल्लेख किया जाता है, जिसमें सभी विभागों के मंत्री कार्य करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि जो राजा है वह मंत्री परिषद के हर एक परामर्श को माने। राष्ट्रकूट शासन में सामंतवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। कुछ भागों का प्रबंध सामंत करते थे। सम्राट के नीचे नियंत्रण वाले क्षेत्र को कई राष्ट्रों में बांटा गया था। राष्ट्र आधुनिक कमिश्नरियों के समान थे। राष्ट्र को मंडल भी कहा जाता था तथा राष्ट्रों की संख्या 2 से 25 के लगभग थी। इसका प्रधान अधिकारी राष्ट्रपति कहलाता था। अर्थात जो सामंत होते थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे और वह अपने नीचे कुछ सामंतों को नियुक्त करते थे, जिन्हें राजा कहा जाता है, और यह राजा के दरबार में समय समय पर उपस्थित होकर उन्हें उपहार देते थे और समय पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता भी देते थे और खुद भी सैन्य अभियान पर उनके साथ जाते थे। राष्ट्रपति का पद गुप्त शासन के उपरिक नामक पदाधिकारी के समान होता था। अर्थात यहाँ पर जो राष्ट्रपति का पद था वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जाता था और राष्ट्रपति द्वारा कुछ महत्वपूर्ण